वो 25 दिन हो गए हैं आपकी स्ट्राइक, क्या उसके बाद कुछ नतीजा निकला है या वहीं का वहीं रुका हुआ है काम? संजीव जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। जैसे आपने 325 दिन का जिक्र किया, तो ये 325 दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि ये लड़ाई लगातार 30 सालों से चलती आ रही है और उसी लड़ाई का नतीजा था, या डेली वेजर के शोषण कह लो। जितनी भी पीछे सरकारें रही सभी बदलती रही और डेली वेजर उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा, क्योंकि डेली वेजर कोई छोटी संख्या नहीं, 60,000 परिवार हैं और 60,000 परिवारों के साथ अगर आप 5 के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 लाख का वोट बैंक होता है और 3 लाख वोट बैंक जिस भी पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका डूबना तय होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 2014 में जब पहले तो 2004 की बात करूं, 2004 में पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, तो SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ था, कश्मीर के अंदर 11,129 लोगों को रेगुलराइज किया गया, जबकि जम्मू के अंदर सिर्फ 855 लोगों को रेगुलराइज किया गया। और तब जम्मू की सड़कों के ऊपर एक ही पार्टी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी, जो लोगों के हितों के लिए लड़ती भी थी, सड़कें भी बंद करती थी और जम्मू बंद की कॉल भी देती थी, और ये दम भी भरती थी कि जम्मू के लिए अगर कोई लड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो वही एक कारण था कि डेली वेजर के अंदर एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हमें इंसाफ दिलाएगी। जो स्कैंडल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर किया था, जब इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, जब डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में लगे, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता था, भारतीय जनता पार्टी, और हमने दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सत्ता में हिस्सेदार बनी। हमें अफसोस होता है कि तब हम लोग ना बैकडोर थे, ना पाप की घंटी थे, ना दहेज थे। तब हमें सब बीजेपी के जो लीडर होते थे वो हमारे धरनों में भी आया करते थे, हमारे साथ बैठा भी करते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली तो कोई हमें बैकडोर कहने लगा, कोई हमें पाप की घंटी कहने लगा, कोई हमें दहेज में मिले हुए कहने लगा। आज लगभग हम 325 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने बार बार बीजेपी को भी मौका दिया। 2020 की बात करूं, 2020 में भी हमारा आंदोलन चल रहा था। जब डीडीसी इलेक्शन की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि अब मसला थोड़ा खराब हो चुका है, अब ये इलेक्शन का बाइकाट इन्होंने कर दिया है। तो इन्होंने हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को मोहरा बनाया, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी हमें लेके एलजी हाउस तक गए। एलजी हाउस में हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई और एलजी साहब ने अश्योर्ड किया कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो शुरू हो जाएगा। और जब मैंने उनको ये सारी ब्रीफिंग बताई जो 2004 में हुआ था, तो एलजी साहब की खुद की वर्डिंग थी कि जम्मू वालों के साथ बहुत बेइंसाफ हुआ है, ये आपके साथ इनजस्टिस है, आप मेरे दरवाजे पे आए हो, आप मायूस होकर मत जाना, जो बेस्ट वे ऑफ द पॉसिबल होगा, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये एलजी साहब के वर्ड हैं, जो बेस्ट वे ऑफ पॉसिबल होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। हमें बहुत बड़ी उम्मीद जागी कि अब हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी केंद्र में है, जहां से फंडिंग आएगी, उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने 8.5 लाख वोट जम्मू पुंछ सीट से लिया है और रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, सांसद हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। तब हमें लगता था कि अब तो, क्योंकि एक संवैधानिक सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इंश्योरेंस दे रहा है तो जी, तो सबसे बड़ी चेयर जो जम्मू कश्मीर की है वो हमारे साथ कमिटमेंट कर रही है। हमें बहुत खुशी हुई कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन अफसोस आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया, आज तक हमारे साथ एक भी कदम सरकार की तरफ से जो हमारी तरफ नहीं बढ़ाया गया। अफसोस सबसे बड़ा ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जम्मू में भी आई और केंद्र में भी आई, और जम्मू में आने के बाद हमारी 70 महीने की वेतन जो हर महीने हमें मिलना चाहिए था वो पेंडिंग हो गया, और वो पेंडेंसी जो है वो मई 2015 से लेके मार्च 2022 तक इसी सरकार के रहते। और पहले तो हम मानते थे 370 है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार है, कश्मीर वालों को ज्यादा
देखते हैं, जम्मू वालों को इग्नोर करते हैं, तब एक तसल्ली होती थी। लेकिन जब अपनी पार्टी सत्ता में आई, जिसको हमने खुद लाया, कहीं ना कहीं इस पेड़ को बड़ा करने में हमने भी कहीं ना कहीं पानी की 2 बूंदें डाली थी। लेकिन इसी के रहते हमारी ये हालत हो गई। हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है और कश्मीर में सिर्फ 15 महीने की। ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी जारी है। और केंद्र की देखरेख में, जो केंद्र की सरकार, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जब बलिदान हुए तो उनका एक नारा था, एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान। उनकी क्रेडिबिलिटी को तो लेते हैं, उस नारे का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शहादत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हीं की नाक के नीचे आज भी लेकिन एक अमल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल नहीं करती। इनके रहते, इसी सरकार के रहते आज भी जम्मू के अंदर 2-2, 3-3 कानून लागू हैं। बिजली डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली वेजेस 2007 में भी लगे थे वो परमानेंट हो गए हैं। जो ले हमारा हिस्सा हुआ करता था, आज 2 यूटियां बन गई, लेकिन आज भी प्रदेश का हिस्सा है। वहां पे एलजी साहब डेली वेजर को 14,500 रुपया अनस्किल्ड वर्कर को दे रहे हैं। जम्मू के, हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जम्मू के डेली वेजरों को, कश्मीर के डेली वेजरों को 9,311 रुपए दे रहे हैं। आज भी एक प्रदेश के अंदर 2 संविधान लागू हैं। फिर हमारे देश का कानून कहता है कि हर महीने वेतन 7 तारीख को मिलना चाहिए, लेकिन आज हमारे ऊपर वो कानून लागू क्यों नहीं होता? हमारे लेबर लॉज कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई काम करता है, 5 साल उसको काम करने के बाद ग्रेजुएटी का वो हकदार होता है, चाहे वो एक दुकानदार के यहां से नौकरी खुद छोड़ता है या दुकानदार उसको निकाल देता है। लेकिन हमारे डेली वेजर 30 साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाने के बाद खाली हाथ रिटायर होकर घर जा रहे हैं। पीएफ, जहां भी 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं उनका पीएफ काटा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में, मैं पीएचई की ही बात करूं, 22,000 डेली वेजर पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी का पीएफ नहीं काटा जा रहा। हालांकि पीएफ अकाउंट थे, पीएचई डिपार्टमेंट के अकाउंट थे पीएफ के, लेकिन ये वो भी बंद हो गए हैं। ईएसआई की स्कीम जो है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी वर्कर को मिलती है, वो कंट्रीब्यूटेड स्कीम है, लेकिन वो भी जो है हमारे गवर्नमेंट के डेली वेजरों को नहीं मिलती। और फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की एक पिछले दिनों स्टेटमेंट आई, जिसमें वो कह रहे थे कि जो 60,000 लोग पहले रेगुलराइज हुए हैं SRO 64 के तहत, वो भी बैकडोर थे, वो भी इलीगल तरीके से लगे हुए थे। अगर आप उन 60,000 लोगों को इलीगल होने के बावजूद, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में ही रहे हैं, चाहे कमिश्नर के पद पे रहे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिस भी पद पे रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहे हैं, इनके अंदर ही वो लोग सैलरी लेते रहे, आज भी ले रहे हैं। 3 साल से ये चीफ सेक्रेटरी हैं, आज भी ये सैलरी दे रहे हैं। आप खुद तो कानूनों का वायलेशन कर रहे हैं। जब आपको पता है कि वो इलीगल हैं, वो बैकडोर हैं, फिर आप सैलरी क्यों दे रहे हो? उनको भी बाहर निकाल दो, हमें भी बाहर निकाल दो। हम कह रहे हैं, पिछले 3 साल से हम कह रहे हैं, या हमें रेगुलराइज कर दो या हमें बाहर निकाल दो, हमारा पेंडिंग दे दो, आपकी नौकरी आप अपने पास रखो। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ये नहीं मानते। हमारे जम्मू कश्मीर की डिवीजन बेंच ने 4 बार जजमेंट दे दी है कि जो लोग 2001 से पहले लगे हैं उनको SRO 64 इंप्लीमेंट होता है, और जो 2001 के बाद लगे हुए हैं उनको SRO 520 इंप्लीमेंट होता है। उन कानूनों को ये नहीं मानते। फिर वो एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान गया कहां? और उस पार्टी के रहते हुए जिसका नारा ही यही था कि हम एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान लागू करेंगे, आज क्यों नहीं वो लागू किया जा रहा? और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। रवि, हम आगे बात बढ़ाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी थी, इसका एक ही नारा था कि कश्मीर के साथ और जम्मू के साथ भेदभाव होता है, कश्मीर को ज़्यादा मिलता है, जम्मू को कम मिलता है। जम्मू से भेदभाव का जो आमतौर पर इनका जो नारा था वो यही था। तो क्या लगता है कि भूल गई है आज भारतीय जनता पार्टी उस अपने? मैं स्पष्ट कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हम सड़कों पे देखते थे, जो लोगों के लिए लड़ती थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी, अडवाणी जी की पार्टी थी, जिन्होंने 2 सीटों से लेकर देश की सत्ता तक वो पहुंचे और उन्होंने दिन ब दिन ग्रो किया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, और हमारी जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका एक आइडियोलॉजी है कि ये भगवान श्री राम जी के नारे पे चलती है, राम राज्य की कल्पना करती है। और राम राज्य की कल्पना का एक सिद्धांत था कि हर सुखी रहे। हाँ, उनका सिद्धांत जो थे, या उनका जो मोटिव था,
उन्होंने कभी अहंकार को अपने अंदर नहीं आने दिया। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे, एक मोदी सब पे भारी, लेकिन वो ये भूल गए कि जमीनी कार्यकर्ता, कितने हजारों की कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने परिवारों का त्याग कर दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी। अभी पीछे बंगाल में इलेक्शन हुई, कितने संगठनों के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, वो उनकी शहादत भूल गए, उनकी कुर्बानियां भूल गए। वो हमारी मातृशक्ति, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते थे तो हर घर से 2 रोटी लाने का एक तय किया जाता था, 2 रोटियां लाओ, अचार लाओ। तो कई परिवार की महिलाएं, हमारी मातृशक्ति ऐसी थी, 100 200 रोटियां बना करके, सब्जी बना करके, चाहे वो आलू की सब्जी बनाती थी, वो पूरी रात जाग करके मेहनत करती थी। उनका सारा जो उन्होंने सहयोग किया वो भूल गए। और अहंकार, जब भगवान राम रावण का वध करके वापस आए तो माता कौशल्या ने उनसे सवाल किया था कि राम, क्या रावण को मार दिया? तो भगवान राम ने एक जवाब दिया था कि माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसके अहंकार ने मारा। उसके अहंकार ने मारा। और उसी अहंकार का नतीजा था जो कल रिजल्ट निकला है। आप मोदी जी का नाम, ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए या उस लेवल के लिए कोई उनके मुकाबले में नहीं, और जो उनको करना चाहिए था उससे वो ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पंचायत की इलेक्शन में भी मोदी जी को इस्तेमाल करोगे। पंचायत की इलेक्शन के लिए कम से कम आपको काम करना पड़ेगा, और उसका स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान, स्थानीय मुद्दों को, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ आप केंद्र की स्कीमों के सहारे पर आप स्टेटों